नमस्कार, मैं आयुष पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का अनावरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, मीडिया के हमारे साथी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। पहली पुस्तक में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 से मई 2021 के दौरान दिए हुए भाषणों का संकलन है और दूसरी पुस्तक में उनके द्वारा जून 2021 से मई 2022 के दौरान किए गए भाषणों का संकलन किया गया है। ये पुस्तकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने श्रमपूर्वक और बखूबी से तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल प्रकाशन विभाग देश के माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों का संकलन पुस्तक के रूप में प्रकाशन करती है। प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाने वाली ये पुस्तकें राष्ट्र मुद्दे पर लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। लोकार्पण के उपरांत पुस्तक प्रकाशन विभाग की वेबसाइट और विक्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। हमने इस कक्ष के बाहर एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास श्रृंखला की पुस्तकों में के साथ ये दोनों पुस्तक भी साथ में जुड़ जाएंगे और उपलब्ध होंगे। हमारे आयोजन में आप सभी का उपस्थिति के लिए मैं फिर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संयुक्त सचिव महोदय। जैसा कि आपने बताया, इन पुस्तकों का आप सबके साक्षी में आज लोकार्पण होने जा रहा है। आइए, इससे पहले कि हम लोकार्पण का ये क्रम संपादित करें, उससे पहले इस स्क्रीन पर देखते हैं इन पुस्तकों पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म। लोकार्पित हो रही हिंदी और अंग्रेजी की ये पुस्तकें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के भाषणों का संकलन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खंड 2 और 3 में संग्रहित हैं जून 2020 से मई 2022 तक के भाषण। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और नई ऊर्जा से भरपूर भाषणों को बांटा गया है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, खेलो इंडिया, छोटा किसान बने देश की शान और मन की बात जैसे विभिन्न खंडों में कोविड से देश को माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह उबारा, जानिए कोविड-19 और बदलता विश्व से। इन पुस्तकों में स्कैन कर भाषण सुनने, देखने के लिए QR कोड भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 2014 से चली आ रही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के भाषणों की 6 पुस्तकों की कड़ी में आज ये 2 और जुड़ गई हैं। तो आइए अब इन किताबों का हम लोकार्पण करें। हम चाहेंगे कि मंच पर ये किताबें प्रस्तुत हों और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय सांसद महोदय संयुक्त रूप से इन किताबों का लोकार्पण करें। एक बार फिर बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में इन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संभाषण और उनके विचारों को इन पुस्तकों में, इन पन्नों पर आप पढ़ सकते हैं और ये किताबें बाहर लगी हमारी इस विशेष प्रकाशन प्रदर्शनी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को इस किताब के इन पन्नों पर आप पढ़ सकते हैं।
अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में इनका प्रकाशन। पुस्तकों में खंड 2 प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष यानी 2020 से मई 2021 तक 86 भाषणों का संग्रह और उनके दूसरे कार्यकाल के संभाषणों का 80 भाषणों का संग्रह इस किताब में है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की वे विभिन्न मंचों और अवसरों और संवादों में अपने जिन लोकहित के विचारों को प्रसारित करते रहे हैं, उन्हीं तमाम विचारों को संग्रहित करते हुए इन पुस्तकों में हमने संग्रहित किया है और भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इन्हें प्रकाशित किया है। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर करतल ध्वनि से इन किताबों के लोकार्पण में अपनी भावनाएं शामिल करें। ये गूंज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, ये शुभकामनाएं। बशारत दे कोई तो आसमां से कि फिर कोई ताजा किताब आने को है। ये ताजा किताब, ये सौगात हम सबको मिली। अब हम भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, आप सबसे मुखातिब हों और अपना उद्गार हम सबसे साझा करें। पूरा विश्व कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में और उनके संबोधन में परफेक्शन होता है। और जब ये परफेक्शन की जब बात आती तो परफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन होता है। और जब प्रधानमंत्री जी के भाषणों का संकलन करने की बात आए और वो उस दौर के हैं जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी, सन 2020-21 और 21-22 की, तो अगर आप देखेंगे दोनों में इसका विमोचन किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की डीजी अनुपमा भटनागर जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सूचना प्रसारण मंत्रालय के विक्रम सहाय जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, सभी माननीय नेतागण, आदर के योग्य मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देकर आज देश के सामने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों की इस खंड 2 और 3 इनका विमोचन करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैं राजा भोज की नगरी में हूं और यहां पे मैं उस समय से भी आया जब कभी बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जो सेवा करने का अवसर दिया तो बीमारू से आज देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। एक बड़ा बदलाव यहां पर आदरणीय शिवराज जी पिछले लगभग 4 दशकों में देखा गया, 2 दशकों में देखा गया। आज हम सब अपने चहेते भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरी पारी के उन 2 वर्षों के भाषणों के पुस्तक का विमोचन करने हेतु इकट्ठे हुए हैं। और जब मैं इन खंड 2 और खंड 3 की बात करता हूं तो एक खंड 2 में 86 भाषण, तो खंड 3 में 80 भाषण। और आप कल्पना कीजिए जिस वर्ष में सैकड़ों भाषण हुए हों,
उनमें से 86 भाषण और 80 भाषण चुनना कितनी बड़ी चुनौती पूरे विभाग के लिए होती होगी। और मोदी जी का कौन सा भाषण हम छोड़ दें, यह भी अपने आप में एक चुनौती है कि हम क्या छोड़ें और क्या चुनें, क्योंकि उनके हर भाषण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विशेष तौर पर युवाओं को और शोध करने वालों के लिए है। तो मैं युवाओं को और शोधकर्ताओं को इतना ही कहूंगा कि आप तो अवश्य इन किताबों को पढ़ें, इनमें बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत हो, जय जवान जय किसान हो, जय विज्ञान, या फिर शाश्वत भारत, आधुनिक भारत जैसे 10 खंडों में बटी ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है। वहीं पर ही स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, सबका प्रयास, छोटा किसान बने देश की शान, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति आदि विभिन्न खंडों में बटा इस पुस्तक का तीसरा खंड माननीय प्रधानमंत्री जी की आम नागरिकों से जुड़े रहने के विचारों को प्रस्तुत करता है। अगर हम देखें तो बहुत लंबी अगर यात्रा देखें पिछले 75 सालों में देश की, तो शुरू से लेकर अब तक एक बात आती थी कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं, उसके लिए प्रदर्शनी एक सामने वाले हॉल में लगी है, जो दिखाता है कि पिछले 9 वर्षों में किन किन योजनाओं को शुरू किया गया और उनका प्रभाव कैसे पड़ा, और जो 70 साल पहले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया था, वो कैसे पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए तो मोदी जी की योजनाओं के कारण आए हैं। मित्रों, वैसे संविधान ने तो हम सबको समतामूलक समाज के निर्माण की नींव रखी थी संविधान के अनुसार, तो उनके जो, लेकिन लंबे समय तक जो सत्ता में रहे उन्होंने उस पर हथौड़ा चलाया और समतामूलक समाज की बजाय वो परिवार तक सीमित होकर रह गया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की हुई है। कोई बता सकता है देश की उपलब्धि बड़ी क्या हुई है? क्या उपलब्धि हुई? सबको पता है, चंद्रयान 3। चंद्रयान मिशन पर देखिए, जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे, वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना, ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है, तो हमारे भारत ने किया है। अब सवाल ये होता है कि जब पहले ऐसे प्रयास किए गए तो परिवार का नाम देने का काम किया, लेकिन आज किसी परिवार का नहीं, आज देश का नाम आगे बढ़ाया जाता है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और हमने तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चले। जिन राजनीतिक दलों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वामपंथी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया हो, हमें पश्चिमी संस्कृति या उनके प्रभाव, एक गुलामी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई, और मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जा सके उसको बल दिया गया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल तक की शिक्षा का भी सिलेबस हिंदी में, अपनी मातृभाषा में करने का सबसे पहले काम किया है।
अब कुछ कार्य हैं, कई बार मैं किताबों में तो लिखा ही, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछता हूं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि 60 सालों तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी, गरीब मिट जाता था। गरीब के पास पक्की छत नहीं थी। 20,000 गांव में बिजली का कनेक्शन 2014 तक भी नहीं पहुंच पाया था। करोड़ों परिवारों के घरों में नल का नहीं था, नल से जल नहीं आता था। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और शर्मिंदा होना पड़ता था। अन्न की कमी और अन्न के भंडार भी खाली कर देना, ये पूर्व में होता होगा, लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को शौचालय बनाकर दे दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाकर दे दी, 80 करोड़ गरीबों जरूरतमंदों को डबल राशन कोविड के समय 2.5 साल तक देने का कार्य किया, और अब तो 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम भी मात्र 3 साल में कर दिया, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी ये पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब आप इनकी पुस्तक के थ्रू जाओगे तो आप एक व दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा मोदी जी ने 2015 में कहा था, और उस समय का मीडिया, सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको आलोचना देखने को मिलेगी। छोटा सा उदाहरण देता, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा हर गरीब जरूरतमंद का बैंक खाता खुलेगा। बहुत आलोचना हुई कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, गरीब का खाता क्या चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, गरीब को क्या फायदा है। ये लोग गरीब और ये सब नाम ऐसे लेके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, कभी अल्पसंख्यक के नाम पे, कभी गरीब के नाम पे। लेकिन आज मैं अपने सब युवा साथियों के बीच में खड़ा होकर पूछता हूं, जो 9 साल पहले किसी के पास बैंक खाता नहीं था, आज 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते भी खुले, और उन बैंक खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों का जमा हुआ। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे सिस्टम में, गरीब के खाते तक नहीं पहुंचते, क्योंकि खाता होता ही नहीं था, वो आज डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पहुंचता है, और अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डिजिटल पेमेंट्स की बात करते थे, आज यूपीआई भीम के माध्यम से या फोन पे, पेटीएम ऐसी कंपनियों के माध्यम से आप पेमेंट करो तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। दुनिया भर की जितनी पेमेंट्स होती हैं उनका 46% डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। भारत नंबर 1 डिजिटल पेमेंट्स में। अब सवाल ये भी खड़े होते थे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये हमारे साथ साथ उसी समय ये भी आजाद हुए, लेकिन साउथ कोरिया कहां पहुंच गया, सिंगापुर कहां पहुंच गया, भारत इतना बड़ा है, भारत क्यों नहीं पहुंच पाया। क्योंकि एक परिवार जिसने देश के ऊपर राज किया, कई वर्षों तक उन्होंने केवल परिवार फर्स्ट की सोच को लेकर चले, उनके लिए राष्ट्र प्रथम कभी नहीं था। लेकिन जब एक गरीब मां का बेटा यहां पर आया तो उनके लिए राष्ट्र प्रथम हो गया, देश उनकी प्राथमिकता हो गया। एक समय ऐसा था तब निजी नौकरियां पे नहीं होती थी। आपको तो, आप छोटे हो सब लोग, आप कभी घर जाके एक सवाल पूछना कि कोटा क्या होता है, कि कोटा राज क्या था। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने तब मेरे लिए स्कूटर बुक करवाया था, जब मैं 18 साल को तब जाके मुझे स्कूटर मिला। मैं शायद 8 साल का होऊंगा शिवराज जी, 10 साल के बाद स्कूटर मिला था जी। आज तो आप जाओ तो हाथों हाथ स्कूटर, मोटरसाइकिल सब कुछ मिलता है। ये समय बदला, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बदला। आज तो आज का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर है। जो हमारा मजाक उड़ाते थे जब मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया करेंगे, तो कहते क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या करेगा नौजवान। आज उन्हीं नौजवानों के सामर्थ्य को देखिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बन गया। लगभग 1 लाख स्टार्टअप आज दुनिया के किसी देश में है तो भारत में है।
और 107 हमारी यूनिकॉर्न्स बन गई, यानी कि एक कंपनी कम से कम 8,500 करोड़ की है, कम से कम। लाखों लोगों को रोजगार आप जैसे युवाओं ने दिया है। ये यात्रा जो है ये अंत्योदय से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर है। और जब आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो फिर एक बार मजाक उड़ा कि भारत क्या दुनिया से अलग होकर अपने आप को देखता है? व्हाट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया? क्या भारत कैसे सरवाइव करेगा? यही कहते थे। जब हमने कहा अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तब कहते थे क्या भारत की वैक्सीन आपको ठीक कर सकती है? विपक्ष के नेताओं ने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। गांव में हाहाकार मच गई कि हम वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। ये तो भला हो आप सब लोग मन की बात सुनते हो और दिल से मोदी जी के साथ जुड़े हो। आपने मोदी जी पे विश्वास किया। भारत ने अपनी 2 वैक्सीन बनाई और 220 करोड़ वैक्सीन पूरे मुफ्त में पूरे देश को लगाने का काम भी भारत में हुआ है। और ये आत्मनिर्भर भारत से हम ग्लोबल लीडर भारत को बनाने की ओर चले हैं। हम जब 2014 में आए थे, जब मोदी जी की पुस्तक का पहली पारी के जो आपने 5 जो उसके संस्करण ऐसे देखे हैं, किताबें देखी हैं, उनमें आप देखिए पहले में लिखा होगा कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत था। ऐसा क्या किया 9 सालों में मोदी जी ने कि जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। मित्रों, यही नहीं, हम सब के सामने एक सवाल बार बार खड़ा होता है। मीडिया के लोग भी कई बार पूछते हैं कि क्या है 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। फिर मन ही मन में कहते हैं, हां एक बात तो है भाई, अंग्रेजों को आपने पछाड़ दिया जिन्होंने हमारे ऊपर 250 साल राज किया था। वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आजादी के अमृत महोत्सव मनाते मनाते आजादी के 75वें साल में हमने उसी इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, हमें इससे आगे जाना है। तभी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है कि हमें ये जो अमृत काल शुरू हुआ है, आजादी का 75वां वर्ष, इससे स्वर्णिम काल की ओर जाते हुए, यानी कि जब आजादी के 100 साल होंगे, उन 25 सालों में हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। आप में से कौन कौन भारत को विकसित भारत बनाने के लिए तैयार है? अरे ऊपर वाले भी तैयार हैं। वेरी गुड। सब यही युवाओं का सामर्थ्य है, यही युवाओं की ताकत है। तभी तो आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज में देखोगे, अगर उनके सीईओज के नाम आते हैं तो भारत के युवा आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भी बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन गए। आपकी ताकत है युवाओं की, तभी आप विकसित भारत बना सकते हैं। दूसरा, अगर ये मौका हमारे युवाओं को भारत में ही मिला होता तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां पे होती? अगर ये स्पेस सेक्टर पहले खोला गया होता तो हम गूगल की ओर नहीं देखते, गूगल जैसी कंपनी भारत में ही बनी होती। अगर हम पेमेंट इकोसिस्टम में मात्र 5 सालों में दुनिया की सबसे नंबर 1 पे जा सकते हैं। आज देखिए, एक समय था जब हम ये सुनते थे कि दुनिया की सबसे लंबी टनल कहां पे, सबसे ऊंची इमारत कहां पे, सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है। आज हम दुनिया की ओर नहीं देखते, आज हम कहते हैं अगर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सबसे ऊंचाई पर कहीं पर है तो अटल टनल मनाली में हिमाचल प्रदेश में है। हम कहते दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो एफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है, वो रेलवे का पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। आज हम कहें दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, तो कहां पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की गुजरात में है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहीं पर है तो वो भी हमारे भारत में है। जो सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़े, ऐसी बातें आती थी, पहले दुनिया का नाम आता था, आज भारत का नाम उसके साथ जुड़कर आता है। ये नए भारत की नई पहचान है जो चंद्रयान मिशन के साथ साथ इसको आगे करें।
और इसी तरह से 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बजट में भी प्रावधान किया है। लेकिन युवाओं से मैं पूछूं, अगर 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हैं जी? आवाज नहीं आई। पड़ेगा फर्क। ये इसलिए फर्क पड़ता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, वो भी डेटा कंज्यूम कर रहा है। अगर ये दुनिया भर के डेटा रेट्स के बराबर भारत का रेट होता तो आप में से आधे लोग डेटा यूज ना करते। दुनिया के सबसे सस्ता डेटा अगर भारत में मिलता है तो वहीं पर दुनिया में कांग्रेस के जमाने में तो ना 2G टेक्नोलॉजी आई ना 3G भारत की आई, विदेश से लाते थे। अब भारत ने 5G टेक्नोलॉजी भी अपनी बना ली है और 6G भी भारत अपनी ही टेक्नोलॉजी बनाने वाला है। और दुनिया भर के देश हमारे पास आ रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी और 6G टेक्नोलॉजी लेने के लिए। यह नए भारत की नई तस्वीर है। जब मैं युवाओं के सामर्थ्य की बात करता हूं, देश के सामर्थ्य की बात करता हूं, तो ये आप सबके सामने कहता हूं कि दुनिया को हमसे उम्मीदें क्या हैं। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द लीडरशिप, इंडियन लीडरशिप, दे सी होप इन इंडियाज यूथ। तो हमारे ऊपर दुनिया की निगाहें नहीं, दुनिया को हमसे उम्मीदें भी हैं और हम सबको उनके ऊपर खरा उतरना है। मित्रों, यही नहीं, समय कम है, माननीय शिवराज जी को भी अगले कार्यक्रम में जाना है और मुझे भी केवल 2 बातें करके अपनी बात को समाप्त करना है। जब मैं महिलाओं की बात करता हूं युवाओं के साथ साथ, तो दुनिया भर के देशों में वुमेन डेवलपमेंट की बात तो होती है, महिला विकास की बात तो होती है, लेकिन दुनिया के पटल पर अगर वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात किसने की, महिला के नेतृत्व में विकास करने की बात की, तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने की। और इस बार के 26 जनवरी की परेड में जब इजिप्ट के राष्ट्रपति आकर बैठे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि दुनिया तो ऐसे ही कहती है महिला विकास, महिला विकास, महिला विकास। ये आपके कर्तव्य पथ पे मैं देख रहा हूं, बुलेट चलाकर फौज में जाने वाली, सैल्यूट करने वाली और पूरी अपनी टुकड़ी लेकर सलामी देने वाली से लेकर अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली, अगर पूरी इतनी बड़ी टोली में सबसे आगे कोई है तो भारत की महिलाएं, भारत की बेटियां हैं। तो मोदी जी ने उनसे कहा, आप इतना ही मत सोचिए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर महिला पायलट किसी देश में है तो भारत में है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होने वाली महिलाएं कहीं पर हैं तो 9 करोड़ महिलाएं भारत में हैं। और अब इन 9 करोड़ महिलाओं में से 15,000 स्वयं सहायता समूह को ड्रोन टेक्नोलॉजी का स्किल डेवलपमेंट भी इस साल से देने की शुरुआत कोई देश करेगा तो महिला ड्रोन चलाएंगी भी, ड्रोन रिपेयर भी करेंगी, तो दुनिया का पहला देश भी वो बड़ी संख्या में होगा तो भारत ही होगा। मैं युवा साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड का एक ऐसा दौर था, आप इस किताबों को जब पढ़ेंगे, कोविड का ऐसा दौर था जो भारत को मेक और ब्रेक वाली स्थिति थी। आपदा के संकट में भारत खत्म भी हो सकता था। आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि 140 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध करवाना, जब देश लॉकडाउन में था, 140 करोड़ की जनता का स्वास्थ्य लाभ कराना, वैक्सीन दिलाना। अगर हम पुरानी कांग्रेस की सरकारों के समय देखते रहते जो दुनिया भर से 40-40 साल वैक्सीन आती थी, तो आप आज तक भी आपको वैक्सीन ना लगी होती। क्योंकि देश के वैज्ञानिकों पर हमें विश्वास था और देश के लोगों को मोदी जी पर विश्वास था, तो देश में 2 वैक्सीन बनी भी, वैक्सीन लगी भी, आपदा में हम बाहर निकले भी। और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर, हमने रिफॉर्म्स की, स्पेस सेक्टर खोला, कोल एंड माइनिंग सेक्टर खोला, टेलीकॉम सेक्टर खोला, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर खोला और आज इन्हीं सभी सेक्टर्स में भारत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। नए ग्लोबल ऑर्डर में और नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के कारण आज भारत दुनिया में पीछे चलने वाला नहीं, लीडरशिप देने वाले देशों में भारत का नाम आकर खड़ा हुआ है।
इसलिए आप कल्पना कीजिए कि हमसे दुनिया को उम्मीद क्या है। मैं जितने विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, केवल डिग्री लेने के लिए नहीं जाना है, हम इस समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच पर हम कैसे काम कर सकते हैं, चाहे स्टार्टअप हो या कोई अपना काम हो, देश की सेवा भाव से हो, कोई एक ऐसा क्षेत्र चुन लीजिए जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हो और अगले 25 साल जहां आप अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए देंगे, उस एक क्षेत्र के लिए अपने अगले 25 साल दे दीजिए, उसमें बदलाव लाने के लिए दे दीजिए और विकसित भारत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे दीजिए। मैं और आप ये यात्रा इकट्ठी तय करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी हम सब लोग पूरा करेंगे। और इन किताबों के 186 भाषणों में आपको देखने को मिलेगा कि जो बातें आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले कही गई, वो आज यथार्थ होती नजर आती है, वो सच होती नजर आती है। ये तब संभव हो पाया जब हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाया, डेमोक्रेसी में विश्वास किया और इस डाइवर्स देश को एक पॉजिटिव साइड से दुनिया के सामने रखा। जब G20 की प्रेसिडेंसी, क्या G20 की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर मिला, दुनिया भर के देशों में छोटी छोटी बातें होकर खत्म हो जाता था कि दुनिया ने प्रेसिडेंसी की मीटिंग की, चली गई, लेकिन लाखों लोग जो भारत के अंदर आए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, उन्होंने कहा जो भारत ने कर दिखाया है वो दुनिया का कोई देश अब नहीं कर दिखाएगा जिस तरह से भारत ने करके दिखाया। ये इसलिए हुआ कि भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को भी हमने बढ़ाकर दिखाया है। और हमारे बीच में कोई और नहीं, पद्म अवार्ड से सम्मानित श्री भूरे भाई जी भी बैठे हैं। और भूरे भाई जी, आपने भी जो योगदान समाज के प्रति दिया, आप इन युवाओं को बता सकते हो, अगर पूर्व की सरकारें होती तो शायद आपके ऊपर नजर किसी की ना पड़ती। आज गांव, ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों में बैठा भी कोई व्यक्ति अगर उसको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसने कभी अपने जीवन में यह शुरुआत की होगी कि मुझे पेड़ पौधे लगाने, पर्यावरण बचाना है, किसी ने जल स्रोत को बचाने का प्रयास किया, किसी ने एम्बुलेंस किया, अपनी स्कूटर पे चलाने का काम किया, किसी ने कला संस्कृति को बचाने का काम किया, उन्होंने सच्चे भाव से शुरू किया था, पद्म अवार्ड की सोच नहीं रखी थी। लेकिन मोदी सरकार है, जहां मोदी है तो मुमकिन है, आज उनको भी पद्म अवार्ड देने का काम देश कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस देश में ट्राइबल महिला को शायद ही कभी मौका मिल पाता, लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक दुर्गम क्षेत्र से आने वाली महिला ने सच्ची ईमानदारी से देश की सेवा की, तो आज देश की पहली महिला आदिवासी को एक राष्ट्रपति के पद तक जाने का अवसर मिला। यह हमारी लोकतंत्र की ताकत है, यह महिला नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, वो है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा, आप जरूर इन किताबों को पढ़िए। इनमें जो मोदी जी ने समय समय पर कहा, प्रधानमंत्री जी ने, उसको पढ़िए भी, उस पर काम भी कीजिए। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपने जो शानदार काम मध्य प्रदेश में किया है, एक बीमारू राज्य से इसको अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया है, उसके लिए मैं सारे प्रदेश की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मित्रों, जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तो भारत मां का हर लाल जोश और ऊर्जा से भर जाता है, उसी तरह से ही आपके उनके भाषणों के संकलन किए गए ये दोनों पुस्तिकाओं के, आप इनको पढ़िए भी, आप इनसे मार्गदर्शन भी आपका होगा और आप देश के आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद वीडी शर्मा जी भी विशेष तौर पर इससे जुड़े। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। जिस युवा चेतना को आप संबोधित कर रहे हैं, उसमें संयोग ही है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस सभागृह में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आइए ये आवाज इस मंच तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के
नवनिर्माण के शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस समारोह को संबोधित करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आइए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हमारे सक्रिय, सजग, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल जिनके जिम्मे किया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत में तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया, उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा, मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है यह दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे, अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता, अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे।
ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और यह कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का स्वागत। काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है, और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने, और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तड़फ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताई कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो। और हमने न केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है, उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना,
और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए। मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन। तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के किसी वर्ग के हो 100% सैचुरेट करो। और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी वो वोट बैंक की राजनीति करती थी। सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यह दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और बात सही, जब खोले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पैसा है नहीं खाते का क्या करेंगे। लेकिन उसके कारण जो चमत्कार हुआ, डीबीटी इसी के कारण संभव हो पाई कि आज बहनों के हर बहन के खाते हैं और सीधा पैसा सिंगल क्लिक से उनके खातों में चला जाता है। ये नई क्रांति हुई है, कोई करप्शन का चांस ही नहीं है कहीं, बीच में कोई खा ही नहीं सकता। और फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कौन प्रधानमंत्री समाज से संवाद करता था? अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो बोलते ही नहीं थे, कभी बात ही नहीं करते थे। हम लोग पूछ पूछ के मर जाते थे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जाता था तो कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग से सीधा, सरल और सहज संवाद स्थापित करने का काम किया। अब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, जनता से नाम रखना है चीतों का, तो क्या जरूरत थी साहब पूछने की? चीता है भारत, प्रधानमंत्री जी नाम रख देते। उनका नई सुझाव मंगाओ सबसे, चीतों का नाम क्या रखा जाए। अब बताओ, ये साधारण घटना नहीं है। सबको जोड़ लो, पता नहीं कहां से कौन सा बेहतर सुझाव आ जाए और सब लोग जुड़ जाएं मिशन के। हर चीज में कई सुझाव मंगाते हैं वो। जनता से सुझाव लो, लोगों से सुझाव लो, और इतने बढ़िया सोचते हैं लोग, कल्पना नहीं होती कई बार ऐसे सुझाव आते हैं। और मन की बात तो सचमुच में उनने जन जन की बात बना दी। ये केवल मन की बात नहीं है, ये जन की बात हो गई। सीधे प्रधानमंत्री जी अपने विचार और विजन को बेहद सरलता के साथ समझाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, किसान हो तो किसान जैसे, इंजीनियर हो तो इंजीनियर जैसे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर जैसे, वैज्ञानिक हो तो वैज्ञानिक जैसे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे। श्रोताओं का कोई समूह, मुझे आश्चर्य होता है एक व्यक्ति इतना बहुआयामी कैसे हो सकता है। श्रोताओं का कोई भी समूह हो, प्रधानमंत्री जी सीधे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक असंभव क्षमता है। हर एक को लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी हम में से कोई एक है। अब देश हो चाहे विदेश हो। अब कल संत रविदास जी की यात्रा का वर्णन किया ग्रीस में उन्होंने, और ग्रीस वालों से संत रविदास जी की जय बुलवाई और बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी अद्भुत यात्रा हुई है, इतने गांव, इतनी नदियों का जल। ये प्रधानमंत्री जी की क्षमता है। सीधे मन की बात को मैं मानता हूं वाइब्रेंट लोकतंत्र। कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों से, लोगों की चिंताओं से और आकांक्षाओं से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। और मन की बात के अगर कुछ विभिन्न आयाम देखें तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद तो है ही। बड़ी आसानी से कोई भी सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़ सकता है। और यह कितनी बड़ी बात है कि कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ जाए। मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। समावेशिता और भागीदारी, इसकी एक और विशेषता है।
मन में हमारे कई बार विचार आते हैं, लेकिन कई बार हम संकोच में रह जाते हैं, अरे यार कहां कहें, क्यों कहें। लेकिन प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि अपने विचार साझा करो, अपने विचार साझा करो। तो मन की बात के माध्यम से वो विचार भी साझा होते हैं। एकता और राष्ट्रीय पहचान, ये मन की बात की विशेषता बन गई है। आप जानते हैं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, देखो अपना कितना बड़ा देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अलग अलग प्रांतों के लोगों से, अलग अलग रहन सहन, खान पान, लेकिन सबको समावेशित करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अलग अलग प्रांत की विशेषता यह मन की बात में आती रहती है। और दूसरी, प्रेरणा और उत्साहवर्धन। अब भूरी भाई यहां बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसी कलाकार, ये बात सच है, पहले कौन ने ध्यान दिया? कई ऐसे लोग जिन्होंने चुनौतियों से टकरा के निपटे हैं और सफलता पाई है, उनकी कहानियां हमारे सामने लाते हैं। कई बार क्या, कई नकारात्मक चीजें ज्यादा सामने आती हैं, लेकिन देश में कितने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने आप को झोंक के काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक काम को पूरा करने में झोंक दी। कोई ने पर्यावरण के लिए झोंक दी। अब वो हमारी एक बहन का उल्लेख किया जो बीज बचा के रखती है, पुरानी जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, कोदो, कुटकी, उसको बचा के रखा। प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख किया, जो विशिष्ट काम करते हैं लेकिन अनजान, अनसीन हीरोज जिनको कहते हैं, उन सबको सामने लाने का काम और दूसरों को प्रेरणा देने का काम मन की बात के माध्यम से करते हैं। और एक विशेषता मुझे और लगती है, सरकारी नीति और योजनाओं के बारे में जागरूकता। वो नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, और जब पब्लिक अवेयर हो जाती है तो नीतियों का क्रियान्वयन बेहद सरल हो जाता है। सामाजिक मुद्दों के लिए मंच, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अलग अलग सामाजिक मुद्दे, उनको मंच अगर मिलता है तो मन की बात के माध्यम से मिलता है। और सांस्कृतिक उत्सव, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस महीने अब राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी पे बात होगी, होली पे बात होगी, दिवाली पे बात होगी, ईद की शुभकामनाएं होगी। और अलग अलग हमारे जो उत्सव है उनके बारे में पूरे देश को बताना, और जिस ढंग से बताते हैं वो पूरे देश को एक कर देता है। इसके साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही, विभिन्न पहल और नीतियों पर नागरिकों को एजुकेट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों के प्रति और ज्यादा जवाबदेह होती जाती है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समय पे जानकारी, ये मन की बात में मैंने देखा, दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सही और सटीक जानकारी कई बार हमको अपने प्रधानमंत्री जी से मन की बात में मिलती, ताकि समय पर समस्याओं के बारे में हमको जानकारी हो। और डिजिटल पहुंच और विस्तार, देखो मन की बात, यहां बैठे अनुराग जी, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होती है। इसलिए मन की बात सचमुच में अद्भुत पहल है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने सारे जनों को उससे जोड़ा है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस किताब सबका साथ सबका विकास, इसको पढ़ना जरूर। आजकल ये हो गया कि हम किताब ले भले लें, लेकिन पढ़ने में थोड़े आलसी से हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम समय निकाल, देखो समय तो निकलता है, मुझे अगर पढ़ना होता है तो मैं समय कैसे निकालता हूं, गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, उतना समय मिल गया तो रास्ते में पढ़ लिया, कहीं विमान में पढ़ लिया, कहीं हेलीकॉप्टर में। पढ़ने के लिए समय चुराना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, विशेषकर बच्चों से, कि इसको पढ़ना जरूर। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने भी अगर इतना विकास किया है, अब बताइए, कई बार प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी भत्ता, कुछ लोग बात करते हैं, राजनीतिक दल में बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, कह भी देते हैं, देते भी नहीं है, बैरियर्स इतने लगा देते हैं,